हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा Node.js और Express.js कोर्स से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो है, जिसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि Node.js और Express.js होते क्या हैं और इनका हमें यूज क्यों करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो कोर्स को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप Node.js और Express.js को सीखना चाहते हैं तो इससे पहले प्रियर नॉलेज आपको क्या होनी चाहिए। देखिए, आपको आना चाहिए HTML, क्योंकि आप बेसिकली वेब डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो ये HTML जो होता है ये इसका बेसिक है, ये तो आपको आना ही चाहिए। इसके साथ आपको आनी चाहिए जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट भी आपको अच्छी आनी चाहिए, आपको उसकी एडवांस नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, वैसे तो जावास्क्रिप्ट में हर साल नए अपडेट्स आते रहते हैं, मगर अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ जो जावास्क्रिप्ट का अपडेट 2015 में आया था ES6 वर्जन, वहां तक तो आपको जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। और ES6 वर्जन के अंदर होता क्या है ये भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। इसी के साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए किसी डाटाबेस की। देखिए, हम इस सीरीज के अंदर जो हम डाटाबेस यूज करने वाले हैं वो है MongoDB। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप पहले MongoDB डाटाबेस सीख कर आइए, तभी आपको ये कोर्स जो है आगे समझ में आएगा। देखिए, बेसिकली हम यहाँ पर जो एक कोर्स कर रहे हैं वो है MERN स्टैक कोर्स, जिसमें M का मतलब होता है MongoDB, E का मतलब होता है Express.js, R का मतलब React.js और N का मतलब होता है Node.js, जिसमें से हमने MongoDB जो कोर्स है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है Express.js और Node.js, जिसकी ये कंबाइंड सीरीज बनेगी, और इसके बाद आएगा हमारा React.js का कोर्स। देखिए, अगर आपने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कर नहीं रखी है तो मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी कोर्स प्लेलिस्ट बना रखी है, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। यहां से जाकर आप ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा बिगनर कोर्स है। इसके बाद जो मैं ES6 वर्जन की बात कर रहा हूँ उससे रिलेटेड भी मैंने एक सीरीज अलग से बना रखी है। ये देखिए, ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का कोर्स है, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट ES6 वर्जन का डिटेल्स में ट्यूटोरियल दे रखे हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, इसमें से जो आपको सारी वीडियोस नजर आ रही हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। जैसे टेम्पलेट स्ट्रिंग क्या होता है, एरो फंक्शन क्या होते हैं, रेस्ट ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट लिटरल्स, डिस्ट्रक्टिंग एरे और डिस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। फिर इसके बाद जो कंप्लीट ऊप्स का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर किया है, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इसी के बाद प्रॉमिस फंक्शन क्या होता है, और यहाँ पर ये फेच मेथड और अजेक्स मेथड क्या होते हैं, असिंक और वेट, यहाँ पर सिंबल्स, आइटरेटर्स, जनरेटर्स, स्ट्रिक्ट मोड और ये एरर हैंडलिंग वगैरह हम कैसे करते हैं, ये आपको पहले से आना चाहिए। तभी आपको जो ये कोर्स है, पूरी सीरीज है, ये आपको तभी समझ में आएगी। और इसी के साथ अगर आपने MongoDB का डाटाबेस कवर नहीं किया है तो यहाँ पर मैंने उससे रिलेटेड भी एक कंप्लीट सीरीज बना रखी है। यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, ये कंप्लीट सीरीज है। अगर ये आपको आती है तभी आपको जो हमारी आगे की आने वाली सीरीज है, जिसमें हम APIs बनाना सीखेंगे और डाटाबेस की कोडिंग करेंगे, वो भी आपको इजिली समझ में आ जाएगा। तो ये अब स्टार्ट करते हैं Node.js की इंट्रोडक्शन से। देखिए, जो Node.js है ये बेसिकली एक ओपन सोर्स और क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो जावास्क्रिप्ट को इतनी हेल्प करता है, मतलब कि उसको इतना पावरफुल बना देता है कि हम उसको वेब ब्राउजर के बाहर भी चला सकते हैं। देखिए, जैसे आप ये कोर्स कर ही रहे हैं तो आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज होगी। आपको मालूम होगा कि वो बेसिकली क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। हम उसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं, आइए उसको थोड़ा सा मैं आपको एक बार दोबारा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, जब भी हम यूजर जो होता है क्लाइंट से, वो जब भी कोई वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, वो जाती है सर्वर पे, जहां पे हमारी वेबसाइट स्टोर है। और जो सर्वर है वो उस रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स में उसको कुछ चीजें भेजता है, जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की जो पूरी फाइल होती है वो पहले हमारे ब्राउजर के अंदर लोड होती है और फिर वो रन होती है, तभी हम उसको कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। मतलब कि वो हमारे क्लाइंट पे ही रन होती है। बिल्कुल क्लाइंट की तरह हमारे पास यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स भी होती हैं, जैसे पॉपुलर स्क्रिप्ट्स हैं PHP, ASP.NET, Python, Go। ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये सर्वर पे रन होती हैं और रिस्पॉन्स में सिर्फ आपको HTML रिटर्न करती हैं। ये हमारे ब्राउजर के अंदर लोड नहीं होती हैं, ये सिर्फ सर्वर पे ही रन होती हैं। इसी लिस्ट में हमारे पास Node.js भी इंक्लूड हो जाता है। देखिए, जो Node.js है ये भी हम सर्वर पे ही रन करते हैं। इससे पहले जितनी भी आपने जावास्क्रिप्ट करी होगी वहां पर आपने देखा होगा कि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड पे ही रन करते हैं, मगर Node.js की हेल्प से वो आपको ऐसा रन टाइम इन्वायरमेंट दे देता है कि आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को सर्वर पे भी रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली हम सर्वर पे भी जावास्क्रिप्ट ही रन कर रहे हैं। बस जो Node.js है वो एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो आपको हेल्प करता है कि आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को सर्वर पे भी रन कर पाए। इसका एक बेनिफिट आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखनी है।
पहले क्या होता था, आपको क्लाइंट साइड के लिए जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ती थी और सर्वर साइड के लिए PHP, पाइथन, गो या .NET सीखनी पड़ती थी। मगर नोड.जेएस की हेल्प से हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीखते हैं, क्लाइंट साइड के लिए भी जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड के लिए भी जावास्क्रिप्ट, सिर्फ एक ही लैंग्वेज। आइए अब नोड.जेएस के बारे में कुछ और डिटेल में देखते हैं। देखिए जो नोड.जेएस है, इसकी जो क्रिएटर है उनका नाम है यहाँ पर रियान डाल, जिन्होंने इसको बनाया था मई 2009 में। ये एक इंडिपेंडेंट डेवलपर है, किसी टीम के साथ या किसी कंपनी के लिए काम नहीं करते थे तब, इन्होंने इसे एज ए एक्सपेरिमेंट के लिए काम किया था। अब इसके बाद देखते हैं कि नोड.जेएस के बेसिकली यूजेस क्या क्या हैं। देखिए इसके वही यूजेस हैं जो हम सर्वर साइड किसी भी लैंग्वेज के साथ कर सकते हैं। हम इससे भी कोई भी वेब एप्स क्रिएट कर सकते हैं, या इसका जो दूसरा मेन यूज है वो हम इससे कोई भी APIs बना सकते हैं। मोस्टली जो इसका यूज होता है नोड.जेएस का, जो आज के टाइम पे हो रहा है, वो सिर्फ APIs के लिए हम ज्यादातर इसे यूज करते हैं। और इसकी APIs का यूज हम फ्रंट एंड में कर लेते हैं दूसरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज के साथ या फ्रेमवर्क के साथ, जैसे React.js, AngularJS या फिर Vue.js। और अगर आप ये कोर्स यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि नोड.जेएस कितनी ज्यादा पॉपुलर है। वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उसके पीछे एक मेन टेक्नोलॉजी काम करती है, जो है बेसिकली क्रोम का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। ये गूगल कंपनी ने ही बनाया, ये बेसिकली क्रोम के लिए बनाया गया है। इससे पहले गूगल ने इसको बनाया था अपने चैटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, कि रियल टाइम चैटिंग करने के लिए, मगर इसके बाद इन्होंने इसे क्रोम में भी डाल दिया। इसी वजह से जो ये हमारी नोड.जेएस है, ये काफी ज्यादा फास्टर है, लाइट वेट है, एफिशिएंट है और स्केलेबल है। देखिए जैसे आपको मालूम होगा कि जितने भी हमारे पास इस समय वेब ब्राउजर्स हैं, उसमें क्रोम जो है नंबर 1 पे है। वो नंबर 1 पे क्यों है? क्योंकि वो लाइट वेट है, वो वेबसाइट्स को फास्टर ओपन करता है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी नोड.जेएस है, ये भी काफी लाइट वेट और फास्टर है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बेसिकली एज कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस के काफी लाइट वेट लैंग्वेज है। और अगर हम इसमें वेबसाइट्स भी बनाते हैं जैसे नोड.जेएस की हेल्प से, तो इसको स्केल करना भी आसान है। मतलब कि अगर आप छोटी से छोटी वेबसाइट बनाना चाहते हैं या बहुत बड़ी पोर्टल भी बनाना चाहते हैं, जिसपे एक ही दिन में लाखों या करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो ये उस तरह के सारे ट्रैफिक को भी इजिली हैंडल कर सकती है, क्योंकि ये यूज कर रही है अपनी बेसिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। आइए अब इसके बाद हम जो इसके यूजेस हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि इसको हम स्पेसिफिकली कहां कहां यूज कर सकते हैं। देखिए हम इसका यूज मल्टीपल एप्स में बना सकते हैं, जैसे कि है CMS एप्स। देखिए हमारी आजकल जो वेबसाइट्स बन रही हैं वो होती हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड एप्स, जिसमें एक एडमिन पैनल होता है और एक फ्रंट एंड होता है। जैसे आपने एक पॉपुलर CMS का नाम भी सुना होगा, वर्डप्रेस या Joomla, वो बेसिकली PHP में बने हैं। मगर इसी तरह के CMS हम यहाँ पर नोड.जेएस के अंदर भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर ERP जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में लगते हैं, उनको भी इसमें इजिली क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर CRM जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट होता है कंपनी का पूरा, वो भी हम इसमें इजिली क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ हम इसमें मेल सर्वर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर हम मेल भेज सकते हैं। अगर हम नोड.जेएस के अंदर मेल सर्वर बनाते हैं तो इसमें मेल की जो सर्विस होती है सेंड करने की या रिसीव करने की, वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस। इसी के साथ हम यहाँ पर रियल टाइम एप्लीकेशंस बना सकते हैं। देखिए चैटिंग सिस्टम या ऑनलाइन गेम की जो बैकएंड का सपोर्ट होता है, वो हम नोड.जेएस में बढ़िया बना सकते हैं, क्योंकि नोड.जेएस को बेसिकली बनाने का पर्पस ही यही था स्टार्टिंग में, कि इसमें रियल टाइम एप्लीकेशन बन सके। जैसे आपको एक मैसेज रिसीव होता है, उसी के साथ आप एक दूसरा मैसेज यहाँ पर सेंड कर सकते हैं, जैसे हम मोस्टली चैटिंग्स में करते ही हैं। यहाँ पे एक चीज मैं और भी बताना चाहता हूँ आपको रियल टाइम एप्लीकेशन से रिलेटेड। जितनी भी इस समय वर्ल्ड में रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं जो चैटिंग को सपोर्ट कर रही हैं, जैसे जूम हो गया या गूगल मीट हो गया, इनके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो बेसिकली नोड.जेएस ही है। इसी के साथ हम इसको फाइल स्टोरेज सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे आपने फाइल स्टोरेज की कई वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे हो गया गूगल ड्राइव, box.com। तो अगर आप इस तरह की वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो वो आप काम नोड.जेएस में बहुत इजीली कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर हम नोड.जेएस की हेल्प से यहाँ पर कमांड लाइन टूल्स बना सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल काम करने हैं तो हम उसकी कमांड बना के रख सकते हैं। उस कमांड की हेल्प से हम वो सारे काम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए जितने भी आजकल मोबाइल ऐप बन रही हैं तो वो बेसिकली APIs पे काम करती हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि नोड.जेएस के अंदर जो हम इसका मेन यूज करते हैं वो API को क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो जितना भी मोबाइल ऐप का बैकएंड का काम है वो सारा नोड.जेएस के अंदर इजिली इंप्लीमेंट हो जाता है। और इसी के साथ जो मैं इसमें लास्ट आपको यूज बता रहा हूँ वो है स्ट्रीमिंग डाटा के लिए। देखिए अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, यूट्यूब की तरह कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या ऑडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, आप म्यूजिक की कोई साइट बनाना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा सिस्टम आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं जैसे IoT डिवाइसेस को लेके, जैसे आजकल घरों में हो भी रहा है,
आप घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उन सबको इंटरनेट से कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब कैसे पॉसिबल हो सकता है अगर आप Node.js यूज कर रहे हैं। तो Node.js में ये काम करना बहुत ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि इसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है। तो ये कुछ Node.js के बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह की एप्लीकेशन यहाँ पे बना सकते हैं, मगर इसकी आपको कुछ बेनिफिट्स भी पता होने चाहिए जिससे आप इससे भी ज्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकें। देखिए, जो सबसे पहला और मेन बेनिफिट है वो है इसकी परफॉर्मेंस का। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो है जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन, जो एक साथ बहुत सारी इनपुट और आउटपुट यहाँ पर साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकता है, जिस वजह से इसका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत कम होता है। अगर एक साथ लाखों या करोड़ों यूजर्स जो हैं एक साथ वेबसाइट पे आ जाएं, तो Node.js उसको बहुत इजीली हैंडल कर लेता है, और यही वजह है इसके पॉपुलर होने की भी। इसी के साथ जो इसका दूसरा बेनिफिट है वो है स्केलेबिलिटी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें परफॉर्मेंस बहुत फास्ट होती है, तो आप इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं, मतलब कि एक बहुत बड़ी पोर्टल्स भी बना सकते हैं। वेबसाइट को स्केल करना इजी होता है। इसका थर्ड बेनिफिट है फुल स्टैक जावास्क्रिप्ट। देखिए, ये बात भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही लैंग्वेज सीखनी है, वो है जावास्क्रिप्ट। वही आपकी फ्रंट एंड पे भी काम हो जाएगा और उसी लैंग्वेज से आपका बैक एंड भी बन जाएगा, जिस वजह से आपका जो डेवलपमेंट का टाइम है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आपको माइंड में दो अलग अलग लैंग्वेजेस के साथ काम नहीं करना होता। जो इसका फोर्थ बेनिफिट है वो है लार्ज इकोसिस्टम। देखिए, यहाँ पर Node.js के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो इसमें एक इसका अपना पैकेज मैनेजर आता है, जिसे हम कहते हैं NPM, नोड पैकेज मैनेजर। देखिए, मोस्टली वेबसाइट्स में जो कोड होता है वो बेसिकली सेम होता है, और अगर आप यहाँ पे Node.js यूज कर रहे हैं तो वही सेम कोड आपको बार बार यूज नहीं करना पड़ता, क्योंकि आप दूसरों का बना हुआ पैकेज मैनेजर जो होता है उसी को यूज कर लेते हैं, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे कि NPM होता क्या। इसके बाद इसका फिफ्थ बेनिफिट है वो है कम्युनिटी। देखिए, इसकी जो कम्युनिटी है, इसको यूज करने वाली जो वेबसाइट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ ही रही हैं। इसका जो मार्केट शेयर भी है वो भी 3.5 है, और जो पिछले 5 सालों में धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। डेली इसमें न्यू साइट्स बन रही हैं, इसके डेवलपर्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप इजिली किसी भी वेबसाइट पे जाकर, जैसे आप स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट्स पे जाकर अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। इसके बाद इसका सिक्स्थ बेनिफिट है वो है रियल टाइम कैपेबिलिटीज। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे चैटिंग की ऐप, गेमिंग के बैकएंड की ऐप, इस तरह की एप्स को हैंडल करना इजी होता है। सेवंथ बेनिफिट है इसका इजी टू लर्न। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ऊपर भी कि आपको एक ही लैंग्वेज सीखनी है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट को सीखना बहुत ही ईजी है। अगर आपने मेरा कोर्स भी कर रखा हो तो एज कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस इसमें आपको अलग से कुछ इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता। लर्निंग कर्व जो होता है बहुत ही छोटा होता है, सिर्फ आपको एक ही लैंग्वेज सीखनी होती है, वो भी है जावास्क्रिप्ट। इसके बाद जो इसका लास्ट और मेन बेनिफिट है वो है कॉस्ट इफेक्टिव। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि Node.js जो है वो ओपन सोर्स है, जिसका मतलब होता है कि आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना। अगर आप इसकी बजाय ASP.NET वगैरह में काम करते हैं तो उसके लिए हमें काफी सारे डेवलपर लाइसेंस लेने पड़ते हैं, मगर Node.js में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट पे रन करता है और जावास्क्रिप्ट टोटली ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी वजह से हमारी जो Node.js भी जो हो जाती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। और इसके बाद जब हम इस सारी वेबसाइट अगर हम Node.js में बना लेते हैं और इसको डिप्लॉय करते हैं अपने सर्वर पे, तो वो कॉस्ट भी काफी कम होती है एज कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस के। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सी ऐसी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं और कंपनीज हैं जो Node.js पे काम कर रही हैं। देखिए, कंपनीज तो बहुत हैं जो Node.js पे काम कर रही हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉपुलर कंपनीज के नाम दिखा रहा हूँ। देखिए, जो सबसे पहला नाम है वो है नेटफ्लिक्स का, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है, और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो Node.js ही है। दूसरी प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग जो वेबसाइट है, दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट, जिसका नाम है लिंक्डइन, इसके पीछे भी Node.js ही काम कर रही है। थर्ड है उबर, जो ऑनलाइन वर्ल्ड की सबसे बड़ी टैक्सी बुकिंग प्लेटफॉर्म है, वो भी Node.js को यूज कर रही है। इसके बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म जो है पेपॉल, वो भी Node.js को ही यूज करता है। नासा, वॉलमार्ट, मीडियम जो वेबसाइट है, ये ऑनलाइन ब्लॉग की सबसे बड़ी वेबसाइट है, जो टेक्निकल ब्लॉग्स वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। बेसिकली ये पेड वेबसाइट है, मगर ये भी अपने पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो भी Node.js ही है। इसी तरह ट्रेलो और eBay, ये सभी कंपनीज या तो अपनी वेबसाइट के लिए या फिर मोबाइल ऐप की जो APIs होती हैं उसके लिए Node.js का किसी ना किसी तरीके से यूज कर रही है। देखिए, यहाँ पर वेब ब्राउजर के अंदर मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करके रखी है स्टैटिस्टा, जहां पर मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ। ये 2024 के स्टैट्स हैं, पिछले साल के।
जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पॉपुलर फ्रेमवर्क कौन से हैं। देखिए यहां पर आप टॉप पे देख सकते हैं कि यहां पर जो इस समय वेब फ्रेमवर्क जो टॉप पे चल रहा है वो है Node.js। इसके बाद आता है React.js। React.js बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, मगर हम बैकएंड की बात कर रहे हैं तो वहां पर इस समय Node.js ही नंबर 1 पे है। इसके अलावा और भी आप यहाँ पर फ्रेमवर्क देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक फ्रेमवर्क और भी करने वाले हैं जिसका नाम है Express.js। यहाँ पर और भी पॉपुलर फ्रेमवर्क्स की लिस्ट है। देखिए यहाँ पर एक फ्रेमवर्क आ रहा है Laravel, जिसपे मैंने ऑलरेडी कोर्स बनाया हुआ। ये PHP से रिलेटेड नंबर 1 वेब फ्रेमवर्क है जो इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर। इससे ऊपर जितने आ रहे हैं वो दूसरी लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। जैसे Django आ रहा है, ये पाइथन से रिलेटेड है। फ्लेक्स भी पाइथन से रिलेटेड है। और एंगुलर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ना कि बैक एंड के लिए। तो इस तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे टॉप में जो फ्रेमवर्क है वो है Node.js। आइए अब इसके बाद जो हम दूसरा फ्रेमवर्क देखते हैं जिसका नाम है Express.js, जिसने यहाँ पर 17.8 मार्केट कवर करके रखी हुई है। तो ये अब देखते हैं कि Express.js क्या है, जिसको हम इस सीरीज में Node.js के साथ यूज करने वाले हैं। देखिए जो Express.js है ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो काफी फास्ट है, मिनिमल है, मतलब कि काफी लाइट वेट होता है और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है, जिसको Node.js के ऊपर ही बनाया गया है। मतलब कि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो Node.js ही है, जिसका यूज हम आगे जाकर वेब एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं, एपीआईज को क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। हम इसमें काम क्यों करते हैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है और इसमें जो हमारा कोड होता है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज रहता है। देखिए अगर आप सिंपल आप Node.js के अंदर ही अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें जो कोड होता है काफी अनऑर्गेनाइज्ड होता है। फाइलें कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, कहाँ कोड करना है, इसको समझना तो काफी मुश्किल हो जाता है। मगर अगर हम यहाँ पर Express.js जैसा कोई भी वेब फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो उसमें जो कोड होता है काफी स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि ये वेब फ्रेमवर्क क्या होता है जो Node.js पे ये बना हुआ है। वेब फ्रेमवर्क बेसिकली कहते किसे हैं? देखिए जो वेब फ्रेमवर्क होता है ये बेसिकली पहले से लिखा हुआ कोड होता है और ये लाइब्रेरीज का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए जो मोस्टली हम हर वेबसाइट पे जो मेन कोड करते हैं उसको इन वेब फ्रेमवर्क्स के अंदर पहले से लिखा होता है। उसकी छोटी छोटी हर चीज की लाइब्रेरीज बनी होती हैं, जिससे जो हमारा डेवलपमेंट का काफी टाइम होता है काफी कम हो जाता है। जो भी हमारा ये प्री रिटन कोड होता है और लाइब्रेरीज होती हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है टूल्स का, कंपोनेंट्स का, मॉड्यूल्स का। इसके अंदर बने बनाए टूल्स मिलते हैं जिससे हमारी डेवलपमेंट का टाइम कम हो जाता है। कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए एक कंपोनेंट है लॉगिन और लॉगआउट का, ये मोस्टली हम हर वेबसाइट पे लगाते हैं। तो ये कोड हमें पहले से बना हुआ मिल जाता है तो हम इसको इजिली यूज कर लेते हैं। इसी वजह से जो हमारा ये Express.js नाम का वेब फ्रेमवर्क है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूँ कि कैसे हमें इस तरह के जो वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अंदर किस तरह का हमारे को बना हुआ कोड मिलता है। देखिए मोस्टली हम हर वेबसाइट में डाटाबेस की कोडिंग करते हैं, तो हमारे पास Express.js के अंदर डाटाबेस से रिलेटेड बने हुए कंपोनेंट्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। फिर है कैशिंग से रिलेटेड, अगर हमें वेबसाइट को फास्ट करना हो तो हम उसकी कैशिंग कर लेते हैं, तो उससे भी बने हुए कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। पेजिनेशन, सेशन मैनेजमेंट, फॉर्म हैंडलिंग। देखिए हम वेबसाइट में फॉर्म यूज करते हैं तो उसको हैंडल करने के लिए भी इसके अंदर बने हुए कंपोनेंट्स होते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं इसके अंदर। यूजर ऑथेंटिकेशन होती है, जैसे हमने लॉगिन और लॉगआउट का करवाना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो उसके भी बने हुए मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स होते हैं। एपीआईज होगी, पेमेंट गेटवेज हो गए। अगर अपने वेबसाइट को ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाना है तो इस तरह की हर वेबसाइट में पेमेंट गेटवेज लगते हैं, तो उसके भी बने हुए कंपोनेंट्स या मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, जिससे आपका डेवलपमेंट का टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी बने हुए कंपोनेंट्स हैं, तो इसके हमारे को कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे इनके अंदर जो कोड होता है काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। रीयूजेबिलिटी हमारी जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक ही बार जो किया हुआ कोड है उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। और ये जितना भी कोड होता है वो स्टैंडर्डाइजेशन के साथ होता है, मतलब कि जैसे वर्ल्ड में बेस्ट डेवलपर्स काम करते हैं तो वही कोड हम इसमें रीयूज कर लेते हैं। इस तरह के जो वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अंदर टेस्टिंग और डिबगिंग की भी पूरी सपोर्ट होती है, और इसकी कम्युनिटी जो होती है बहुत बड़ी होती है। जो Express.js है, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इजिली गूगल पे जाकर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि वेब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल से क्या मतलब है? देखिए जो हमारे वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। आइए उनको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए जो हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो फ्रेमवर्क होते हैं वो होते हैं ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क, और दूसरे जो हमारे पास यहाँ पर फ्रेमवर्क होते हैं वो होते हैं अनओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क। देखिए जो ओपिनियनेटेड फ्रेमवर्क्स होते हैं ये बेसिकली एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, मतलब कि कोडिंग के स्ट्रक्चर को। जैसे कि पॉपुलर स्ट्रक्चर है MVC, MVVM, जिसमें से पहले ही जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है वो काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। बस आपको उसी स्ट्रक्चर के अंदर जाकर अपना कोड करना होता है। मगर इसमें एक डिसएडवांटेज भी होती है कि फ्लेक्सिबल नहीं होते।
अगर आपने MVC पैटर्न का कोई फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हैं तो आप उसको MVVM में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मगर जहां पर हम बात कर रहे हैं अनओपिनियटेड फ्रेमवर्क की, ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि ये कोई स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें आप MVC भी यूज कर सकते हैं, MVVM भी यूज कर सकते हैं या कोई और पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। मगर इन दोनों कैटेगरीज के अंदर बहुत सारे पॉपुलर फ्रेमवर्क्स आते हैं। अगर हम बात करें ओपिनेटेड फ्रेमवर्क की तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रूबी ऑन रेल्स जो रूबी लैंग्वेज पे काम करता है, डजेंगो जो पाइथन पे काम करता है, स्प्रिंग बूट जो जावा पे काम करता है और लारावेल जिस पे हमने कोर्स भी बनाया ये PHP पे काम करता है। इनके अंदर एक पैटर्न फॉलो होता है, जैसे लारावेल के अंदर फॉलो होता है MVC मॉडल व्यू कंट्रोलर। बिल्कुल इसी तरह से डजेंगो और स्प्रिंग बूट पे यूज होता है MVVM। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम अनओपिनेटेड फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं पॉपुलर फ्रेमवर्क्स आते हैं, जिसके अंदर जो हमारा मेन फ्रेमवर्क है वो है एक्सप्रेस.js। देखिए एक्सप्रेस.js जो है वो Node.js पे बना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो एक्सप्रेस.js है ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये अनओपिनेटेड फ्रेमवर्क है, ये किसी एक रूल को फॉलो नहीं करता। आप इसमें MVC भी यूज कर सकते हैं, MVVM भी यूज कर सकते हैं या अपना भी कोई पैटर्न बना के इसमें यूज कर सकते हैं। ये जितने भी पैटर्न्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। ये जस्ट कोड को रखने का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है फ्लेक्स जो पाइथन को यूज करता है, फास्ट API जो भी पाइथन को यूज करता है, Core.js जो Node.js को यूज करता है और React.js बेसिकली फ्रंट एंड का डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है, मगर ये भी कोई स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं करता MVC या MVVM। इसमें भी आप किसी तरह का यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सप्रेस.js का वेब फ्रेमवर्क। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस पूरी सीरीज में सीखने क्या क्या वाले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम इस सीरीज में कवर करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिक्वेस्ट क्या होती हैं, ये मेन 2 टॉपिक्स हैं। फिर इसके बाद APIs को क्रिएट करना सीखेंगे, टेम्पलेट इंजन को सीखेंगे, टेम्पलेट इंजन क्या होते हैं। फिर मिडलवेयर्स को सीखेंगे, ये एक सिक्योरिटी की चीज होती है। वैलिडेशंस, फाइल को अपलोड कैसे करते हैं, जैसे इमेजेस की, वीडियोस की फाइल को अपलोड करना है। राउटर्स क्या होते हैं, कुकीज और सेशंस क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन क्या होती है। ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन और लॉगआउट वगैरह जैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं वेबसाइट में, तो इसको अलग अलग तरीकों से हम ऑथेंटिकेशन सीखने वाले हैं। इसके बाद एरर हैंडलिंग को सीखेंगे कि अगर हमारे पास एरर आते हैं या हमने वेबसाइट की टेस्टिंग करनी है Node.js के अंदर तो हम वो कैसे करते हैं। इसके बाद इवेंट, स्ट्रीम्स और सॉकेट्स प्रोग्रामिंग को भी सीखेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली चैटिंग सिस्टम जो बनाने का सिस्टम होता है, ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं इजिली Node.js के अंदर, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम Node.js और एक्सप्रेस.js को इंस्टॉल करना सीखेंगे, तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।